हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है, स्वागत है। आज देखते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या है? ठीक है, उत्सर्जन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, उत्सर्जन क्या है? ठीक है, सभी सजीव प्राणी या पादप, जो भी सजीव प्राणी है या पादप जगत के हो या जीव जगत के हो, ठीक है, वे सभी क्या करते हैं? पाचन की प्रक्रिया करते हैं, पोषण की प्रक्रिया करते हैं। पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अवशेष बचता है हमारे शरीर में या किसी भी सजीव प्राणियों के शरीर में, ठीक, तो उसे बाहर निकलने की बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकलने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। बाहर क्या निकल रहा है? बेकार पदार्थ। कौन सा पदार्थ? बेकार पदार्थ। ठीक है, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? उत्सर्जन। ठीक, अगर इसका डिफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? सभी सजीव प्राणी पाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने शरीर से बेकार या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, अब कह रहा कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, उत्सर्जन की प्रक्रिया और जल संतुलन की जो प्रक्रिया है साथ साथ होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया और जल संतुलन, किसकी? जल संतुलन की प्रक्रिया क्या होती है? साथ साथ होती है। अब जरा समझिए, उत्सर्जन तो समझ में आ गया, सभी सजीव जो पाचन की प्रक्रिया करेंगे और शेष बचेगा और उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जल संतुलन की बात क्या कर रहा है? जल संतुलन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। हम पानी पीते हैं, भोजन करने के बाद पीते हैं, भोजन करने के पहले पीते हैं, या ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जो यूरिया है, जो जल के साथ बेकार पदार्थ मिले हैं, वो भी, उनका भी निष्कर्षण समय से क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। समय समय के साथ क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है साथ साथ होती है। क्या होती है? साथ साथ होती है। ठीक है, जब अगर आप रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आप दोनों प्रक्रिया साथ साथ करते हैं। ठीक है, जल का भी उत्सर्जन करते हैं और मल का भी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मल मूत्र का क्या? त्याग करना, जो दोनों साथ साथ करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो क्या कर रहा है? उत्सर्जन की प्रक्रिया और जल संतुलन की जो प्रक्रिया है वो दोनों क्या होती है? साथ साथ होती है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर बेकार पदार्थों का निष्कर्षण और हमारे शरीर से बेकार जल का निष्कर्षण, जो प्रक्रिया है वो दोनों क्या होती है? साथ साथ होती है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, उत्सर्जी पदार्थ, कौन सी पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जन होने वाले जो पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। हमारे शरीर के अंदर या किसी सजीव प्राणी के शरीर से बाहर निकलने वाले बेकार अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे अगर हम कुछ
उदाहरण ले तो हम क्या लिखेंगे, अमोनिया, क्या, अमोनिया, ठीक है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ हम यूरिया, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, क्या है, हाँ, यूरिया, यूरिक अम्ल, और भी कई पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से, जो बेकार पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से निकलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक। करा कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं और बहुत सारे क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक। तो एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गए, कौन हो गए, पैरामीशियम हो गए, ठीक है। ये सब कैसे जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। इनका उत्सर्जन कैसे होता है, विसरण के माध्यम से होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम का उत्सर्जन विसरण के माध्यम से, किस माध्यम से, विसरण के माध्यम से, होता है। किस माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है, ठीक। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसमें, एक कोशिकीय जीवों में। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय जीव, ठीक। तो बहुकोशिकीय जीव में हम यहां किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव में उत्सर्जन। किसमें उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, ठीक है। इसके विषय में पढ़ेंगे कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। अगर हम यहां एक चित्र बनाते हैं, इस तरह का चित्र है, ठीक है। इस तरह का आपको क्या दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ठीक है। और यहां पे आप इस तरह से इसको बना लीजिए, छोटा बनाइए, ठीक है। और यहां पे भी एक चित्र इस तरह से बना लीजिए। ये मानव में जल उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको क्या किया गया, बताया गया है, ठीक है। अब जरा इस चित्र को समझिए, ये दोनों क्या है। सबसे पहले आपको ये जो दोनों तरफ चित्र दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं, वृक्क, ठीक। क्या बोलते हैं, वृक्क, ठीक। जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कह सकते हैं, किडनी। क्या कहते हैं, किडनी, ठीक है। हमारे शरीर के जो पेट है उसके ठीक उधर वाले भाग में ऊपर की ओर रहता है क्या, वृक्क। ये कितना होता है, दो होता है, मतलब एक जोड़ा, कितना, एक जोड़ा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो दिख रहे हैं ये आपके नसेज है, क्या है, नसेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। तीसरा आपको जो दिख रहा है ये जो बड़ा सा इसको ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्लैंड, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। और ये जो बाहर की तरफ दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। अब जरा बात को समझिएगा, ठीक है। वृक्क, अब वृक्क के अंदर बहुत सारे वृक्काणु होते हैं। क्या होता है, वृक्काणु, बहुत सारे छोटी छोटी संरचनाएं होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होते हैं, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु। क्या बोलते हैं, वृक्काणु, ठीक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नेफ्रॉन की कार्य विधि को समझाइए, नेफ्रॉन क्या है, इसके बारे में क्या कीजिए, समझाइए। तो पहले हम लोग वृक्क के बारे में समझ लेते हैं,
मानव में जल उत्सर्जन के विषय में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं उसके बाद। ठीक, कह कि जो वृक्क के अंदर क्या है, वृकाणु है, जिनकी संख्या हजारों में होती है। कितनी होती है? हजारों में, मतलब इसे हम गिन नहीं सकते, इसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये जो संरचनाएं दिख रही है क्या होती है, बहुत छोटी है, किडनी में होती है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है या इस तरह का जो बेकार पेय पदार्थ है, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है या फिर हानिकारक है, अगर वो पी रहा है तब क्या होगा, ये दोनों किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले एक किडनी खराब होगा, फिर दूसरी किडनी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो वृकाणु है जो बेकार पदार्थ को छानने का काम करते हैं, ठीक है, बेकार पदार्थ को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं, और जो शुद्ध पदार्थ है या शुद्ध जो जल है उसको अलग करने का काम करते हैं, वो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक समय आएगा कि पहले एक किडनी फिर दूसरी किडनी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब किडनी समाप्त हो जाएगा तो आपका जो ये जल उत्सर्जन तंत्र है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, और आप क्या फिर बीमार पड़िएगा, फिर और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी इससे संबंधित। ठीक, तो जो वृक्क के अंदर वृकाणु है वो अशुद्ध जल को, मतलब बेकार जल को और शुद्ध जल को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। यहां से चलने के बाद मूत्र वाहिनी, किस मार्ग से, मूत्र वाहिनी के मार्ग से कहां आता है, मूत्राशय में आता है। कहां आता है, मूत्राशय में आता है। ठीक, मूत्राशय जहां पे मूत्र बनकर क्या होता है, तैयार रहता है। ठीक है, और ये स्टोर होता है, जमा होता है, क्या होता है, जमा। ठीक है, और मूत्र मार्ग से हम समय समय से क्या करते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, चलिए इसके विषय में और देखते हैं। कह रहा कि जो यहाँ वृकाणु है ये एक सेम के आकार का होता है। कैसा होता है, सेम का आकार, सेम का बीज देखा ना, सेम का बीज, ठीक इसी तरह का होता है। ठीक, सेम के बीज जैसा। ठीक, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो है, ठीक है, लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, चौड़ाई इधर लिख दो, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, किसकी, इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई है वो 2.5 से कितना, 4 सेंटीमीटर होता है। मोटाई क्या, मोटाई जो है वो 2.5 से कितना, 4 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में दो, मतलब एक जोड़ा पाया जाता है, उसके बाद मूत्र वाहिनी पाई जाता है, उसके बाद मूत्राशय, और उसके बाद फिर मूत्र मार्ग। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने किसका कार्य बताया, वृक्क का। किसका, वृक्क का। अब जरा समझिए वृक्काणु का क्या काम है। ठीक है, इसको क्रैप कर देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं वृक्काणु, जो एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। नेफ्रॉन, जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं वृक्काणु, मतलब वृक्क के अंदर पाए जाने वाले अणु, जो कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है। तो सबसे पहले इसकी संरचना पूछेगा, तो देखिए संरचना हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी संरचना इस तरह की होती है। अब ये चित्र आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा ना। ठीक है, इसकी संरचना इस तरह की। ठीक है, इसकी संरचना किस तरह से हो, इस तरह से होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इसमें और क्या क्या है। सबसे पहले यहां पे एक जाली नुमा होगा, यह जाली की तरह होगा। ठीक है, क्या होगा,
चारीकृत जिस संरचना होती है जिसको हम लोग गलेरुमस कहते हैं, गलेरोमस। ठीक, एक मिनट। चलिए देखिए, ये जो संरचना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोरोमेरुलस। ठीक है, और ये जो संरचना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन सनफुड। और यहाँ पे एक चाप होता है जिसको आप अवरोही चाप कहते हैं या अवहेलन चाप भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ जो चाप होगा वो उसको क्या कहेंगे, अधिरोही चाप। और ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको क्या कहेंगे, संग्राहक। क्या कहेंगे, संग्राहक। ठीक, अब जरा समझिए, ये जो वृकाणु है ये इसकी संरचना हो गई, क्या हो गई, संरचना। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे अलग अलग इसी तरह से अलग अलग क्या होंगे, जुड़े होंगे, है ना। जो संरचना यहाँ दिख रही है, यहाँ भी जुड़ेगी, यहाँ भी जुड़ेगी, यहाँ भी जुड़ेगी और यहाँ भी जुड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसके कार्य विधि को समझते हैं, इसकी कार्य विधि कैसे होती है। ठीक, यहाँ जो दिख रहा है छन्नी की तरह, एक छन्नी की तरह होता है, जैसे आप चाय छन्ना देखते हैं ना, या आप और भी छानने का जो वस्तु है ठीक इसी तरह से यहाँ लग रहा है, जाली होता है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, यहां से जैसे ही जल गुजरता है, क्या गुजरता है, जल गुजरता है, तो यहाँ छन्ने का काम होता है। किसका काम, छन्ने का काम होगा। छन्ने का ये जो प्याली जैसी संरचना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, बोमेन सनफुड। इससे होते हुए अवरोही चाप से, कहां से, अवरोही, इस तरफ से देखो ऐसे, अवरोही चाप से फिर कहां, अधिरोही चाप के द्वारा कहां जाएगा, संग्राहक में जाएगा। कहां जाएगा, संग्राहक में जाएगा। संग्राहक में जाने के बाद जो संग्राहक है ये किससे जुड़ेगा, मूत्रवाहिनी से। किससे जुड़ेगा, मूत्रवाहिनी से, और फिर मूत्राशय में जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके कार्य को करने के लिए 3 चरण है। कितने हैं, 3 चरण। ठीक है, अगर हम इसकी कार्य की चरण को बात करें तो ये 3 चरण में काम करता है। ठीक, सबसे पहला जो चरण है वो है फिल्ट्रेशन, मतलब सफाई करना। ठीक है, क्या करना, सफाई। आप लिख सकते हो उसको, फिल्ट्रेशन इंग्लिश वर्ड हो गया, फिल्ट्रेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन मतलब सफाई, क्या, सफाई करना। दूसरा जो काम है वो है पुनर्अवशोषण। क्या है, पुनर्अवशोषण। ठीक, ऑब्जर्वेशन जिसको कहा जाता है। ठीक, ऑब्जर्व करना। और तीसरा जो इसका चरण है वो है 3 नंबर पे श्रवण। क्या है, श्रवण। अब जरा ध्यान दीजिए इन तीनों का। सबसे पहले कहा फिल्ट्रेशन मतलब सफाई होगा, जो भी बेकार जल आ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, सफाई होगा। सफाई होने के बाद क्या होगा, जो शुद्ध जल है, ठीक है, जो बेकार जल नहीं है, जो उपयोगी जल है, ठीक है, उनका पुनर्अवशोषण हो जाएगा। मतलब फिर से उसको रक्त के साथ, रुधिर के द्वारा रक्त के साथ क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको दिख रहा है श्रवण। क्या, श्रवण। श्रवण मतलब यहां से लेकर जमा किया जाएगा। कहां के लिए, मूत्राशय में जमा किया जाएगा। पहले तो संग्राहक में ले जाया जाएगा, और संग्राहक जो जुड़ा होगा किससे, मूत्रवाहिनी से, और मूत्रवाहिनी किससे जुड़ा होगा, मूत्राशय से। वहां जाके क्या किया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। ठीक, जो समय समय से हम क्या कर सकते हैं, जो समय समय से हम बाहर निकाल सकते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, मूत्राशय से हम क्या करते हैं, समय समय से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमने देखा बहुकोशिकीय जीवों में, मानव में उत्सर्जन, और यहाँ जल उत्सर्जन के विषय में हमने क्या किया, पढ़ा। अगर हम मल की बात करें तो मल की जो प्रक्रिया है आपने पाचन तंत्र की प्रक्रिया में पढ़ा है। किसकी प्रक्रिया में, पाचन तंत्र की प्रक्रिया, उसको भी थोड़ी सी बताते हैं। ठीक, ये बातें आपको समझ में आई। ठीक, ये इसको आप अपने शब्दों में आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आता है, अच्छे ढंग से अगर आप चित्र को समझ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने आ जाता है, तो इसकी आप कार्य विधि को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी संरचनाओं को भी लिख सकते हैं, और इसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए वृक्काणु क्या है, नेफ्रॉन क्या है, तो आप बताइएगा हमारे शरीर में या मानव उत्सर्जन तंत्र में
वृक्क के अंदर पाए जाने वाले, वृक्क के अंदर पाए जाने वाले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या फिर कुंडलित इकाई जो जल उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है, जल उत्सर्जन का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेफ्रॉन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हजारों की संख्या में होती है, कितने, हजारों की संख्या में होती है, ठीक है। ये भी एक तरह का सेल समझिए, क्या है, ये भी एक तरह का सेल है, वृक्काणु कोशिकाएं भी कह सकते हैं इसको, आप क्या कहिएगा, ये जो संरचना दिख रहा है ये आपको नेफ्रॉन या वृक्काणु कोशिकाएं भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ी सी अगर हम मल उत्सर्जन की अगर हम बात कर लें तो देखिए, आप जानते हैं कि छोटी आंत से पसने के बाद कहां आती है, बड़ी आंत में आती है, कहां आती है, बड़ी आंत में आती है, ठीक है। जो भी अवशिष्ट बचता है वो कहां आती है, बड़ी आंत में आती है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, दीर्घ रोम जैसे क्या होती है, संरचना होती है, क्या होती है, संरचना होती है, जिसमें बहुत सारी रुधिर क्या होती है, जुड़ी रहती है, क्या जुड़ी रहती है, रुधिर जुड़ी। तो इसमें जो भी अवशेष जल बचता है, कौन सा अवशेष जल बचता है, उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, रुधिर के द्वारा फिर से ग्रहण कर लिया जाता है। बाकी जो बेकार पदार्थ बचा, बेकार पदार्थ बचा वो मलाशय में, कहा, मलाशय में क्या रहेगा, जमा रहेगा, ठीक है। और वो भी समय समय के साथ गुद्दा से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मलाशय में जमा होता है और वहां समय समय के साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, समय समय के साथ ये इसका उत्सर्जन करना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आप मूत्र उत्सर्जन जो है, ठीक है, जो भी मूत्र उत्सर्जन है, अगर आप उसको रोक कर रखते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। 1-2 घंटा अगर आप रोक लेते हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसको रोक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मलाशय को रोका जाए, किसको रोका जाए, मलाशय को, जो मल उसमें जमा है, अगर मल को रोका जाए तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसलिए इसका उत्सर्जन करना भी क्या है, जरूरी है, ठीक। ये हो गए किसके उत्सर्जन, बहुकोशिकीय जीव मानव में उत्सर्जन की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पादप में उत्सर्जन, किसमें, पादप में, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पादप में उत्सर्जन, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में उत्सर्जन की देखिए क्रिया में, सबसे पहले आप अगर किसी भी पेड़ के पास अगर आप रहते हैं, ठीक, किसी भी पेड़ के पास आप अगर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पेड़ है वो समय समय के साथ, क्या, समय समय के साथ जो छाल है, क्या है, छाल, इसका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अपने छाल को क्या करेगा, इस तने के माध्यम से बाहर, या इस तना जो है या इसकी फिर जो शाखाएं हैं, इससे क्या करेगा, वो छोड़ता रहेगा। जिससे क्या होता है कि जो भी बेकार पदार्थ हैं उपयोग होने के बाद वो छाल के अंदर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, और समय के साथ सूखने के बाद क्या होते हैं, पेड़ से अलग हो जाते हैं। तो पहला हो गया कि छाल के रूप में बाहर हो जाएंगे। दूसरा, खुद उत्सर्जन पदार्थ को जलवाष्प के रूप में, किस रूप में, जलवाष्प के रूप में, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ को वो क्या करते हैं, जलवाष्प के रूप से बाहर निकाल देते हैं। कुछ रेजिन के रूप में, रेजिन एक तरह का पदार्थ है, गोंद के रूप में, ठीक है, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, दूध में अगर देखते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई छाली डाली अगर आप काटते हैं, छाटते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, एक स्राव होता है, ठीक है। अलग अलग कलर हो सकता है, किसी का व्हाइट होगा, किसी का रेड कलर का होगा, किसी का दम व्हाइट दूध की तरह होता है, ठीक है। वो क्या है, वो भी एक उत्सर्जन करने का उसका माध्यम है, ठीक। कुछ और भी, जैसे पत्तियों के माध्यम से भी होता है। समय समय से पत्तियां क्या होती है, सबसे पहले हरी होंगी,
हरी के बाद धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे पीलापन होगा। क्या होगा, पीलापन होगा। और जैसे ही पीला पूरा हो जाएगा वो पेड़ से क्या होंगे, गिर जाएंगे। पीला होने के बाद क्या होता है, पेड़ से गिर जाते हैं। तो अब देखो रेजिन के माध्यम से, गोंद के माध्यम से, दूध के माध्यम से, मतलब उससे जो निकलने वाला स्राव है, ठीक है, उसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, छाल के माध्यम से, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो जड़ के माध्यम से भी क्या करते हैं, अपने विकार पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो गया पादपों में उत्सर्जन, ठीक है। जलवाष्प के रूप में, छाल के रूप में, रेजिन के रूप में, गोंद के रूप में, दूध मतलब उससे जो स्राव होने वाला जो तैलीय पदार्थ है या तरल पदार्थ है, ठीक है, उसके रूप में, और उसके साथ पत्तियों के द्वारा भी क्या करते हैं, अपना उत्सर्जन करते हैं, ठीक। बसंत मौसम में आप देखते हैं कि ज्यादा उत्सर्जन होता है, पूरे पत्ती की पत्ती क्या होती है, साफ हो जाती है, पूरा ऐसा लगता है कि पेड़ एकदम सूखा पड़ा है, लेकिन सूखा नहीं है, वो अपने बेकार पदार्थों को पत्तियों के माध्यम से क्या किया, उत्सर्जन कर दिया। अब नई पत्तियां आएंगी, फिर नए ऊर्जा के साथ, ठीक है, क्या करेगा, फिर कार्य करना आरंभ करेगा, ठीक। तो आज हमने पढ़ा उत्सर्जन के विषय में, छोटा सा टॉपिक था उत्सर्जन, ठीक। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।